अब अनुसमर्थन की शर्तें, कंडीशंस ऑफ रेटिफिकेशन। कोई भी आपके लिए काम किया है, आपको पता नहीं है, फिर भी हो सकता है आपके लिए नहीं किया हो, तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए 2-3 कंडीशंस हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला, एक्ट डन शुड बी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। 196 को अगर आप पढ़ें तो सबसे पहली लाइन क्या कही गई है 196 की? Where acts are done by one person on behalf of another. On behalf of another जो शब्द है, ये एक इसकी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। Acts done should be on behalf of another, यानी अगर कोई कार्य किया गया है तो ये ए अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये बी के लिए करे, ठीक है। अब अगर हम किसी चीज को रेटिफाई करना चाह रहे हैं, कोई बात मेरे सामने आई है कि ये काम मेरे लिए किया गया है, तो ये बात जो है रेटिफाई करने के लिए, अब इसमें देखिए जिम्मेदारी किसकी है? जिसको रेटिफाई करना है, जिसको, ध्यान दीजिएगा, जिसको रेटिफाई करना है उसको क्या करना होगा? ये प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा कि ये जो एक्ट्स हैं, ये एक्ट्स आर डन फॉर हिम। अब क्या हो सकता है इसके लिए कि ये जो एजेंट जो भी कार्य करे, पहली शर्त है, मतलब पहला एक तरीका हो सकता है कि इसके सिद्ध करने में आसानी होगी कि ये इन नेम ऑफ इस बी के नाम से करे, जो भी करे इसके नाम से करे। तो ये किसको कहने में आसानी होगी ना, अगर ये इसको रेटिफाई करना चाहता है तो कह सकता है हाँ ये मेरे लिए किया गया था, ये मेरे लिए किया गया था, देखिए मेरे नाम से था, ठीक। जरूरी नहीं है कि इसके नाम से हो, ये जो है ये अपने नाम से भी कर सकता है, इन हिज नेम, मतलब कोई ऑर्डर करना है, कुछ करना है, अपने नाम से कर दे, लेकिन इसकी जानकारी इसको दे दे। इसको कहीं ना कहीं से ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भी ये कार्य किया जा रहा है इसके लिए है। प्राधिकार नहीं है, कोई बात नहीं, बट नॉलेज तो कहीं ना कहीं से ये उसको पहुंचा दिया जाना चाहिए कि जो भी एक्ट्स इस एजेंट के द्वारा किए जा रहे हैं कि आपके लिए ही हैं। ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही बताए ही, किसी भी रूप में किसी भी तरीके से इसको पता हो, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एक केस आता है इसी चीज को लिखने में, यही आप तथ्य लिखेंगे। स्वान, वाटसन वर्सेस स्वान का मामला होता है। इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई कार्य इनके लिए किया गया है तो इनके लिए होना चाहिए और इनकी जानकारी में ये होना चाहिए कि ये इनके लिए किसी भी रूप में जानकारी में हो। अभी इसका उदाहरण हम देखेंगे तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। केले मैक्सटेड एंड कंपनी वर्सेस ड्यूरांट का मामला होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को, प्रिंसिपल ए से कहता है गेहूं खरीद लो एक निश्चित कीमत पर। अब क्या है, उस रेट पे गेहूं उपलब्ध नहीं था, नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग जब देखेंगे कि क्या इसके कर्तव्य हैं, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट क्या हैं, तो वहां पे देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के द्वारा ए को दिए जाएं, इट इज हिज ड्यूटी टू फॉलो देम, टू ओबे देम। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने कहा इस रेट पे गेहूं खरीद लो, नहीं मिला, उपलब्धता नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब इन्होंने क्या किया, एजेंट महोदय ने बढ़े रेट पे गेहूं खरीद लिया, इंक्रीज्ड दर पर, बढ़े दर पर इन्होंने गेहूं खरीद लिया। और ध्यान दीजिएगा, अपने नाम से
बाद में क्या होता है, गेहूं का रेट घट गया और इनका ये विश्वास था कि जो मैं ये बढ़े रेट पे गेहूं खरीद रहा हूं इसको मेरा मालिक एक्सेप्ट कर लेगा। इन्होंने गेहूं खरीदा और फिर इसकी सूचना खरीदने के बाद इनके पास पहुंचाई। इन्होंने एग्रीमेंट को ठीक है कहा कि चलो मान लेंगे। फिर क्या होता है, फिर होता है कि गेहूं का रेट घट गया तो नुकसान हो जाएगा प्रिंसिपल को। जब गेहूं का रेट घट गया तो प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि मैं अब गेहूं नहीं लूंगा। तो मुकदमा आएगा कि भाई आपने अभी एक्सेप्ट किया था, ड्यूरेंट जो है इसी से गेहूं खरीदा गया था, तो मुकदमा यहां आएगा कि भाई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब तो फिर ये कहेंगे नहीं मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने इसको जो रेटिफाई किया ये गलत है। इसका आधार यही है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इस चीज को शामिल करता है कि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, ये मेरे लिए किया गया था ऐसा मुझे नहीं बताया गया, इसलिए अब यहीं पे बात आएगी इनके लिए किया गया होना चाहिए। और इनके लिए देखिए यहां बात आई कि अपने नाम से इन्होंने खरीदा, अपने नाम से खरीदा, कोई इनको कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बाद में खरीद के रख लिया तो बोलते हैं ठीक है, या उनसे एग्रीमेंट हो गया तो ठीक है हमने कर लिया है। इन्होंने उसको जब कंसेंट दी बाद में, लेकिन फिर उससे मुकर भी गए और वहाँ इनके ही फेवर में ये डिसीजन आता है कि चूंकि आपको नॉलेज नहीं था, तो यहाँ पे ये बात जो अभी हम जो पहला वाला कंडीशन देख रहे हैं इसमें यही इसी बेस पे इनको ये रिलीफ दिया गया कि ये जो रेटिफिकेशन था ये वॉइड था, क्योंकि आपको कहीं से भी ये काम करने की सूचना ये नहीं थी कि आपके लिए किया जा रहा है, भले ही दूसरे के नाम से है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, इस केस को दिमाग में रखिएगा। वहाँ पे अनुसमर्थन को ही वॉइड कर दिया गया, जो रेटिफिकेशन हुआ वही वॉइड हेल्ड किया गया, सिर्फ इसी आधार पे कि इनको किसी भी तरह की सूचना नहीं थी उस कार्य को करने की कि इनके लिए किया जा रहा है। दूसरा इसमें देखते हैं कि कॉम्पिटेंस ऑफ प्रिंसिपल, समझिएगा। कॉम्पिटेंस ऑफ प्रिंसिपल यानी जो मालिक है, मालिक को सक्षम होना चाहिए। सक्षमता किस मामले की, किस मामले में सक्षम होना चाहिए? सक्षम होना चाहिए कि वो 11 को देख लीजिए, धारा 11 ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए कि मान लीजिए 1 सितंबर को जो एजेंट है वो कोई एग्रीमेंट कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। ध्यान दीजिएगा, 1 सितंबर को एजेंट जो है प्रिंसिपल के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहा है और इसको 15 सितंबर को प्रिंसिपल रेटिफाई कर रहा है। एक को किया गया, 1 तारीख को एजेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया। प्रिंसिपल को ये बात 15 को पता चलती है और 15 को इसको रेटिफाई कर रहा है। यहां लोचा क्या है कि 1 तारीख को प्रिंसिपल माइनर था, अवयस्क था। ऑन डेट विच एग्रीमेंट वॉज मेड बाय एजेंट, प्रिंसिपल वॉज माइनर। तो क्या यहां जो टेक्निकलिटी है वो ये है, क्या 15 तारीख को ये इसको रेटिफाई कर सकता है? 15 को क्या हुआ, इसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली है। ऑन दिस डेट प्रिंसिपल हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, बट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट विच वॉज मेड बाय एजेंट he was a minor. The question arises that this acceptance या this ratification can be done or not, या would be valid or not. क्या ये
प्रिंसिपल के द्वारा जो 15 तारीख को रेटिफिकेशन किया गया, ये वैलिड होगा। रेटिफिकेशन जो होता है, जिस दिन रेटिफाई किया जाता है उस दिन से उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट नहीं करता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उस दिन से वैलिडेट करता है जिस दिन वो एग्रीमेंट हुआ था। बात समझिएगा, इसके पीछे का एक सॉलिड तर्क ये है कि जिस दिन से वो एग्रीमेंट होता है एजेंट के थ्रू, ये रेटिफिकेशन उस डेट से उसको वैलिडेट करता है, जिस डेट पे रेटिफाई किया गया है उस डेट से नहीं। तो जब इस डेट पे ये माइनर था, अब यहां का तर्क समझिए, इस डेट पे जब ये माइनर था तब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकता है, तो यहां पे इसलिए इसको वैलिडेशन इस आधार पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी लॉ में आप लोग पढ़ेंगे, कंपनी है, बिफोर एग्जिस्टेंस, बिफोर कमिंग इन एग्जिस्टेंस वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद क्या उनके लिए वो बाध्य होगी? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे उसको रेटिफाई आफ्टर कमिंग इन एग्जिस्टेंस वो रेटिफाई नहीं कर सकती। ये दो इसके आपके समझने के लिए तर्क अच्छे हैं कि कॉम्पिटेंस होना चाहिए। कॉम्पिटेंस जिस दिन आपका एग्रीमेंट हो रहा है एजेंट के द्वारा, उस दिन उनकी कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है। 196, 197 दो कंडीशंस यहाँ पे अभी पढ़ें। अब उसी कंडीशन में आप एक और जोड़ेंगे कि 198 की क्या स्थिति है, 198 क्या कहता है? 198 कहता है नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। तो कहता है नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। जो रेटिफाई कर रहा है, रेटिफाई कौन करेगा? रेटिफाई मालिक करेगा, जिसके लिए काम किया गया है वो रेटिफाई करेगा। तो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स यानी जो काम किया गया है उस काम के, उस एक्ट के सारे फैक्ट्स से ये प्रिंसिपल अवगत हो, जान रहा हो, तभी उसको रेटिफाई करे। पढ़िए, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन whose knowledge of the facts of the case is materially defective। बात यहाँ क्या आ रही है? अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को, किसी चीज मतलब प्रिंसिपल, अगर किसी एक्ट को रेटिफाई करना चाह रहा है, तो principal should have the proper knowledge of material facts of this act। इसको जो भी मटेरियल को क्या कहेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, इनके बारे में इसको सही जानकारी हो। पता चला उसने कुछ काम किया है, उसमें कुछ जो तात्विक कहेंगे, मटेरियल फैक्ट माने तात्विक तथ्य जो हैं, उसमें से कुछ काम या रेट का मामला या क्वालिटी का मामला या कुछ ऐसा मामला है जो कि इसको नोन नहीं है, तो ऐसा रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा। तो एक जो 198 कहता है कि नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट जो भी एक्ट हैं, ये इसको अवश्य होना चाहिए। किसको? प्रिंसिपल को। 199 कहता है रेटिफिकेशन होगा ना, मान लीजिए एक कोई एक्ट है, इसके 2-3 पार्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों पार्ट्स ही मिलके इसको पूरा एक्ट बनाते हैं। तो इसमें एक पार्ट ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये प्रिंसिपल के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल कह लें, मतलब इसमें इसको लॉस हो जाएगा। ये वाला जो है ये फ्रूटफुल है, इसमें भी थोड़ा फायदा हो सकता है, बेनिफिशियल है ये भी। तो इन एक्ट्स में क्या प्रिंसिपल को ये अथॉरिटी है क्या रेटिफिकेशन में कि जो फ्रूटफुल सेकंड और थर्ड वाला एक्ट है इसको रेटिफाई कर दो, और इसको हार्मफुल वाले को, जिसमें लॉस होने के चांसेस हैं, इसको आप डिनाई कर दो। बट ध्यान देने वाली चीज है कि ये 3 एक्ट्स जो हैं एज होल दे मेक फुल एक्ट। तो 199 आपका कहता है कि अगर रेटिफिकेशन होता है
इन दोनों का, तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा, एज होल पूरा एक्ट ही रेटिफाइड माना जाएगा। रेटिफिकेशन आप कर रहे हो तो पूरे एक्ट का करोगे, एक पार्ट कहोगे कि नहीं ये वाला हमने केवल किया था, तो ये नहीं चलने वाला। 199 का पढ़ लीजिए, तब मैं आगे बताऊंगा। सेक्शन 200, which acts can be ratified, which acts can be ratified, इससे संबंधित प्रावधान दिया गया है 200 में। 200 कह रहा है ratification of unauthorized act cannot injure third person। ठीक है, एक अनऑथराइज्ड एक्ट है, ये एजेंट हैं, इन्होंने कोई काम ऐसा किया जो कि अनऑथराइज्ड था। ठीक है भाई, इसमें सारे अनऑथराइज्ड ही किए जाते हैं वर्क। अनऑथराइज्ड एक्ट डन, और ये प्रिंसिपल के ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ही हैज डन एन अनऑथराइज्ड एक्ट। अब इस एक्ट से हो क्या रहा है, जो यहां सी थर्ड पर्सन है, इसको कोई इंजरी हो रही है। ठीक, इससे इंजरी हो रही है। इंजरी कब होगी? मान लीजिए कि प्रिंसिपल इसको रेटिफाई कर दे। साधारण शब्दों में समझिए, अगर इसको प्रिंसिपल रेटिफाई कर दे तो इसको नुकसान हो जाएगा। पीछे जाइए, क्या ये काम प्रिंसिपल करता, डायरेक्ट करता या ऑथराइज्ड वे में एजेंट करता तो इंजरी हो जाती, तो भी क्या सेम कंडीशन रहती? यहां पे बात जो थी, एक शब्द मैं भूल गया कहना, एजेंट ने अनऑथराइज्ड वे में कोई काम किया है जिससे थर्ड पार्टी को, ये सी जो है ये थर्ड पार्टी है, इसको कोई इंजरी होती है, तो क्या प्रिंसिपल इसको रेटिफाई कर सकता है? तो 200 कहता है नहीं। ध्यान दीजिएगा, 200 कहता है कि ऐसा कोई भी अनऑथराइज्ड एक्ट रेटिफाई नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा थर्ड पार्टी को इंजरी हो। अब इसके विपरीत स्थिति में जाइए, क्या प्रिंसिपल ऑथराइज्ड किया होता और तब ऐसा काम होता और इंजरी होती, तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जा सकता था? यस सर, किया जा सकता था। यही इसको समझाने का जो दूसरा पहलू है वो इसमें बताया गया है। मैं 200 पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, एक्ट डन बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, विदाउट सच अदर पर्सन्स अथॉरिटी। अनऑथराइज्ड पहले ही लिख दिया गया है, दिस वॉज नॉट अथोराइज्ड टू डू बट ही डिड। अब क्या होगा? विच इफ डन विद अथॉरिटी, अगर ये चीज अथॉरिटी के साथ की गई होती, अगर इसको अथॉरिटी रहा होता करने का, तो क्या होगा? वुड हैव द इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग अ थर्ड पर्सन टू डैमेजेस। इसको क्या होता? अगर ये अथॉरिटी में किया गया होता तो इन महोदय को क्या होता? डैमेजेस पे करने पड़ते, थर्ड पार्टी को डैमेजेस पे करने पड़ते, क्षतिपूर्ति देनी पड़ती, या इनको नुकसान होता। सीधे समझिए, या थर्ड पार्टी को नुकसान होता अगर ये काम ऑथराइज्ड वे में किया गया होता। शुरू में देखिए नुकसान की बात नहीं की गई, बात की गई सेकंड पार्ट में कि ऐसा कार्य जो अनधिकृत किया गया है, यहां पे रुक गया है सेक्शन, कहता है कि अगर वो ऑथराइज्ड वे में किया गया होता तो इनकी काहे की जिम्मेदारी हो जाती? क्षतिपूर्ति की, या नुकसान हो जाता, इनको क्षति हो जाती। आगे क्या है? और ऑफ टर्मिनेटिंग एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, या तो इनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ती, या इनका कोई राइट या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट राइट माने अधिकार या हित, क्या होते? टर्मिनेट हो जाते, टर्मिनेट हो जाते। अगर यही कार्य अधिकृत रूप से किया गया होता एजेंट के द्वारा,
तो या तो इनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ जाती, ये क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए बाध्य होते, या इनका कोई राइट या इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाता, पर्यावसान हो जाता, इंटरेस्ट अधिकार या हित समाप्त हो जाता। ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर ये अनऑथराइज्ड वे में किया गया है तो क्या होगा? लिखा है और ऑफ टर्मिनेटिंग एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन कैन नॉट बाय रेटिफिकेशन बी मेड टू हैव सच इफेक्ट। अब यहां पे आई बात, पहले वहां बताया गया कि ऐसा कार्य कर दिया जाए अनऑथराइज्ड वे में जिसका क्या परिणाम होता कि यदि वो ऑथराइज्ड वे में किया गया होता, ये सीधे सीधे नहीं बताया कि इसका परिणाम क्या होगा, ये बताया गया कि ये अगर ऑथराइज्ड वे में किया गया होता तो इसका परिणाम क्या होता? इनको डैमेजेस पे करने पड़ते या इनके किसी राइट या इंटरेस्ट का नुकसान होता। तो ऐसे कार्य, अब यहां पे आइए ऊपर वाली लाइन में, तो ऐसे कार्य जो अनऑथराइज्ड हैं कैन नॉट बी रेटिफाइड, तो ऐसे कार्य रेटिफाई नहीं किए जा सकते। इलस्ट्रेशन आता है 200 का, इलस्ट्रेशन नंबर ए क्या है? ए है, ये हैं अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन बाय बी। कहा क्या गया? नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी द डिलीवरी ऑफ अ चैटल। ये इनके द्वारा अनऑथराइज्ड पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, अनऑथराइज्ड पर्सन है ये। बी की कोई चीज सी के पास है, चैटल जिसकी बात की गई है, जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी सी के पास है, ये बिना अधिकार के इनसे मांगते हैं, एजेंट हैं लेकिन अधिकार इस चीज का नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। क्या है? डिमांड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी द डिलीवरी ऑफ अ चैटल द प्रॉपर्टी ऑफ बी। मैंने पहले बताया ये चैटल जो है, चैटल जो है ये क्या है? ये बी की है, बिलोंगिंग बी, बिलोंगिंग बी, ये बी की है, सी से ए मांग रहा है। आगे क्या कह रहा है? द डिलीवरी ऑफ अ चैटल द प्रॉपर्टी ऑफ बी फ्रॉम सी हु इज इन पोजेशन ऑफ इट, सी के पास इसका पोजेशन है। दिस डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी। ये डिमांड जो कर रहे हैं ना, ये बी इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? कब नहीं कर सकते? कि सो एज टू मेक सी लाइबल फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिलीवरी। अब देखिए जो बात आई थी कि डैमेजेस की बात आ जाए, बी की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है सी के पास और ए बिना अधिकार के इनसे मांग रहा है। ही ए इज नॉट ऑथराइज्ड बाय बी टू डिमांड सच प्रॉपर्टी। अब है क्या कि अगर ये बी मांग लेता, अब देखिए बीच में आ जाइए, अब इतने पे ही छोड़ दीजिए, सेक्शन के अकॉर्डिंग चलिए। बी अगर ये मांग लेता या ये ऑथराइज्ड वे में इससे मांग लेते और ये क्या कर जाता? डिनाई कर जाता, डिनाई कर जाता, तो सी की लाइबिलिटी क्या हो जाती कि ठीक है तुमने डिनाई किया तो मुझे नुकसान हो रहा है, डैमेजेस पे करो, डैमेजेस पे करो। तो यहां डैमेजेस वाली बात हो गई कि अगर सी इसको डिनाई कर देता तब जबकि ए ऑथराइज्ड वे में इससे मांगता है, ऑथराइज्ड बाय बी, या बी इसको मांगता तो इसको मना करने पे डैमेजेस पे करने की स्थिति आ जाती, और यहां पे तो अनऑथराइज्ड वे में मांग रहा है। तो क्या इस अनऑथराइज्ड एक्ट को बी रेटिफाई कर सकता है क्या? ये सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन कहता है नहीं, और ये ऑथराइज नहीं है, इसलिए ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे कि थर्ड पार्टी को डैमेजेस पे करने पड़े, तो ऐसे कार्य को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। डैमेजेस कब पे करने पड़ेंगे? अगर वो ऑथराइज्ड वे में मांगा गया होता और उसने इनकार कर दिया होता तो उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ता, तो ऐसे कार्य को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसा कार्य जिससे कि तीसरे पे क्षतिपूर्ति का दायित्व आ जाता यदि वो ऑथराइज्ड वे में किया गया होता, तो ऐसे कार्य को अनऑथराइज्ड वे में किए जाने पे रेटिफाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही एक लाइन है इसमें। एक इलस्ट्रेशन और है, ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी। ए जो है वही उदाहरण है जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा था। बी, ए कौन है? ये मान लीजिए थर्ड पार्टी है, ध्यान दीजिएगा, ए एजेंट यहाँ नहीं है। ये क्या करते हैं?
बी की प्रॉपर्टी है, इसको लीज पे, पट्टे पे इन्होंने होल्ड कर रखा है, ठीक। और इस प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि देखिएगा शायद समझ में आ जाए, इस प्रॉपर्टी को, ये शर्त है इस लीज में, कंडीशन में, लीज डीड में ये कंडीशन है कि अगर जब भी ये चाहें, बी जब भी चाहें 3 महीने की नोटिस दे दें, 3 months नोटिस, यानी 3 महीने प्रायर नोटिस इनको दे दी जाए कि आपको ये लीज खाली करनी है, यू हैव टू वैकेट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, विच इज लीज टू यू। ये मालिक होने के नाते 3 महीने की नोटिस देके इसको खाली करा सकते हैं। अब देखिए यहां पे इनके ये हैं प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल, इनका एजेंट है सी एजेंट हो गया। अब एजेंट क्या करता है, ये नोटिस देने का अधिकार एजेंट को नहीं मिला है, फिर भी ये 3 महीने पहले की नोटिस सी जो है इनको सर्व कर दे रहा है, सर्व्स 3 months नोटिस। बात समझ में आई? ये 3 महीने में इस लीज डीड को 3 महीने की नोटिस देके खाली करा सकते हैं। इनका एजेंट जिसको ये पावर नहीं है वो फिर भी 3 महीने की नोटिस वो दे रहा है। पढ़िए, ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस, 3 महीने की नोटिस पे टर्मिनेबल है। सी एन अनऑथराइज्ड एजेंट क्या करता है, गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ए, गिव्स नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ए। अब ए को टर्मिनेशन की नोटिस दे देता है। द नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू बी बाइंडिंग ऑन ए। अब देखिए ये अनऑथराइज्ड एक्ट था ना, इसका सी का अनऑथराइज्ड एक्ट है, तो इस अनऑथराइज्ड एक्ट में क्या होगा, इसका आप देखिए वहां पे क्या, पहला वाला जो हम लोगों ने केस पढ़ा, पहला इलस्ट्रेशन जो पढ़ा उसमें है डैमेजेस पे करने की स्थिति आ जाए, और दूसरा 200 में हमने दूसरा क्या पढ़ा है, या उसका इंटरेस्ट और दूसरी बात क्या है, राइट। अगर इंटरेस्ट या राइट इसके इफेक्ट हो रहे हैं, राइट और इंटरेस्ट, हित या अधिकार, तो यहां पे हित प्रभावित हो रहा है। हित यह है कि वो उसको यूज कर रहा था, चल रहा था, इजी गोइंग चल रहा था, मालिक कुछ नहीं बोल रहा था, तुम क्यों आके इसमें घुस रहे हो यार, फट्टे में क्यों टांग अड़ा रहे हो, ये है। अब इससे इसका इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है ना, और ये अनऑथराइज्ड एजेंट है, तो बी इसको ये नहीं कह सकता कि 1 महीना बीत गया है, केवल 2 महीना बचा है, इस नोटिस को मैं रेटिफाई कर रहा हूं और तुम प्रॉपर्टी वैकेट करो। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आ गई बात। सेकंड इलस्ट्रेशन ज्यादा आसान है, ये वहां पे डैमेजेस की बात हो रही थी, यहां पे राइट्स और इंटरेस्ट इसके प्रभावित हो रहे हैं, तो बिना ऑथराइजेशन के आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस चीज को मालिक भी रेटिफाई नहीं कर पाएगा, ये कहा जाता है 200 में। ठीक है, एक बात यहां पे 200 तो क्लियर हो रहा है, लेकिन एक बात और जानिए, 200 के अधीन ही, धारा 200 के अधीन ही, कि ऐसे कार्य जो वॉइड एब इनिशियो हैं, वॉइड एब इनिशियो तो आप जानते ही हैं, वॉइड एब इनिशियो हैं, दे कैन नॉट बी रेटिफाइड। केवल लीगल एक्ट्स जो है ना, अब क्या क्या नहीं इसमें रेटिफाई किए जा रहे हैं वो उसी शर्तों के अधीन समझिए। लीगल एक्ट्स जो हैं, जो विधिक कार्य हैं, उन्हीं को रेटिफाई किया जा सकता है, लीगल एक्ट ही रेटिफाई किए जा सकते हैं। मान लीजिए एक केस आता है ब्रूक वर्सेस हुक, आसान सा कोई केस रखिए। अब लीगल एक्ट, मान लीजिए जाली हस्ताक्षर, फोर्स्ड सिग्नेचर। जाली हस्ताक्षर कैसा काम है, आपराधिक कृत्य है। यस सर। इसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मालिक का फर्जी दस्तखत बना दे और कोई ऐसा काम कर दे, तो उस चीज़ को ये नहीं कहेगा नहीं नहीं मेरे ही दस्तखत हैं, इसको मैंने अपने हस्ताक्षर बनाने को कहा था, अपना वो बनाए। आप जाली हस्ताक्षर बना रहे हो तो दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड।
ये है ब्रुक वर्सेस हुक का मामला।